हाय एवरीवन, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी सैट की स्ट्रैटेजी यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। हम सबको पता है कि प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, आपका GS1 और GS2। GS1 में आते हैं आपके सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एट्सेट्रा। GS2 में ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ पूछा जाता है। अब ये देखने में तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और है भी अगर हम कंपेयर करें GS1 से, मगर सीसैट को करने का तरीका नॉलेज पे बेस नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मगर यहाँ पे मेन खेल है टाइम मैनेजमेंट का, एंड उससे भी ज़्यादा चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अगर ये दोनों चीज़ें आपने फिगर आउट कर ली सीसैट में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम आपको सीसैट की स्ट्रैटेजी बताते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी होगी। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने आपको पहले तोड़ तोड़ के ये समझाने की कोशिश करी है कि कितने क्वेश्चंस हैं, वो डूएबल है, और फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन भी देखा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एज ऑलवेज हमेशा सिलेबस को देखना पहला काम होना चाहिए। ये एक ऐसा रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, सिलेबस में क्या है? पेपर 2 GS2, ड्यूरेशन 2 आवर्स, मार्क्स 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। GS1 में यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं। GS2 में याद रखें 100 क्वेश्चंस ओनली, 100 सवाल, और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। हम आगे ये भी देख लेंगे। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं आते, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप काउंट कर लो, या फिर आप होता है ना, ऑड वन आउट ढूंढ लो, मैच द फॉलोइंग, कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। Elementary mathematics up to class 10th level, arithmetic, algebra, geometry, statistics. General English up to class 10th and General Hindi up to class 10th. अब इन्होंने लिखा तो है, एंड टचवुड अभी तक तो फॉलो कर रहे हैं यूपीपीसीएस वाले। यूपीएससी भी ऐसे ही कुछ लिखता है, मगर वो क्वेश्चन टफ दे देते हैं कई बार। आई होप यूपीपीसीएस उस लाइन पे ना जाए। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, आप आराम से इनको देखना, पॉज कर लो वीडियो को एंड गो थ्रू ईच टॉपिक प्रॉपर्ली। ये सब जब आप देखेंगे और फिर जब आप PYQs को देखेंगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, बिकॉज इसके बाहर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। इन्हीं सारी चीज़ों में से मेजॉरिटी सामान आया है। ठीक है, जनरल इंग्लिश के लिए ये सब मैंशनड है, और सामान्य हिंदी में ये सब कुछ है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है ये सब कुछ। ठीक है, अब जब हमने सिलेबस को देख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ पे, रेलेवेंस। सीसैट पेपर का रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस किसी भी पेपर का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हम उस पेपर को वैल्यू करते हैं। हम ये समझते हैं कि उसकी कितनी अहमियत है किसी भी एग्जामिनेशन में, और उसी हिसाब से एफर्ट्स डालते हैं। और जब एफर्ट्स सही पड़े तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो रेलेवेंस समझ लेते हैं। सीसैट जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसका मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है इसको, इसके कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपने 100 मार्क्स सपोज स्कोर कर लिए बट 101 कट ऑफ है तो आप सेलेक्टेड नहीं हो। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, विच इज़ 33%। 33% या उससे ज़्यादा है आपके, तो आप ये पेपर क्लियर कर लेते हो। वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने ज़्यादा हैं। ठीक है,
33% का मतलब 33 नेट क्वेश्चंस करेक्ट, और हर क्वेश्चन का +2 होता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2/3 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इन नंबर्स को आप याद रखें, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका सीसैट और जीएस का जो पेपर है, ये दोनों की अहमियत है, दोनों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर सीसैट आपने क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, अगर आपके 65.2 सपोज ये आ गए और जीएस 1 में आपके 150 मार्क्स भी आ गए, तब भी आप पेपर क्लियर नहीं करेंगे। तो इसको उतनी इंपॉर्टेंस दें जितना ये डिजर्व करता है। ओके, सिलेबस में जीएस पेपर 2 के बहुत सारे सब पार्ट्स मेंशन्ड हैं, जैसे हमने देखा कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। 7-8 पार्ट्स में तोड़ा गया अगर आप देखें, मगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी एंड ऐसा नहीं है कुछ बहुत अलग कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लेस इट इन 3 बिग हेड्स। पहला हो गया आपका राइट, पहला हो गया आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड तीसरा हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज में बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये तीन मेजर सेक्शंस हैं जिसमें से सवाल आते हैं, एंड ये तीनों में से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जिनको आप करके 33 क्वेश्चंस जो हैं उसका कोटा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक सेक्शन को पर्सनली डील करते हैं। लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या क्या आ गया? लैंग्वेज में आ गया आपका एज ऑलरेडी मेंशन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 20 से 25 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो आप समझ लो रफली 40 to 45 क्वेश्चंस हर साल लैंग्वेज में से आ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर। तो आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें भी मैं मानती हूँ कि ठीक है, कुछ लोग की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग की दोनों अच्छी होती है, कुछ लोग की दोनों खराब होती है, सारे केसेस कंसिडर कर लेते हैं। बट उस केस में भी देर इज़ ऑलवेज अ सिचुएशन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं 10 to 11, 5 से 6 हिंदी में एंड अब अराउंड उतने ही इंग्लिश में, एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है। अब इमेजिन करिए टोटल हैं आपके 40 to 45 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से 10 to 11 क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपने कवर कर लिया, बाकी 7-8 ईच फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश भी ले लिया आपने। इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, आपको 7-8 और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में से। तो रफली ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40-45 आप कर ले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली, आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ही कवर किए हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या है, अ टोटल ऑफ 36 to 38 क्वेश्चंस, ओके। 36 to 38 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं हर साल, दोनों मिला के, ठीक है। अब आप ये भी एक चीज़ समझो कि हम लोग जब भी सीसैट के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आता है और हम घबरा जाते हैं, मगर आप खुद देखो यहाँ पे बेरली 36 to 38, 1/3 ऑफ द पेपर ही इसमें से पूछा जा रहा है, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर है आपके पास 33 नेट क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए। तो इतना घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी कि इसका इंपॉर्टेंस उतना है नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है। इसमें वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसमें से वो हर टॉपिक को ऑलमोस्ट 1-2 सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं, मगर अगर मैं ऐसे टॉपिक्स बोलूँ जो बहुत रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं और उन टॉपिक्स को करने से आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा, तो वो ये टॉपिक्स हैं। मीन मीडियन मोड, 3 to 4 क्वेश्चंस कम फ्रॉम मीन मीडियन मोड, ठीक है।
उसके बाद एरिया मेंसुरेशन, 3-4 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है। एरिया आपका होता है ना, अलग अलग फिगर्स का एरिया, हमने ये ऐड कर दिया, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो अब क्या एरिया होगा, अलग अलग क्वेश्चंस के वेरिएशन होते हैं, एंड वहाँ से 3-4 क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस, 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। पॉलिनॉमियल्स, फैक्टर्स, ये सब देखने में मुश्किल लगेगा, बट आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आपके चुटकियों में क्वेश्चंस होंगे। 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पार्ट है, 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम तो बेसिक है, आप जब भी पढ़ना शुरू करते हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, इन मैथ्स इन जनरल, तो नंबर सिस्टम तो आप करते हो, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं होते। सिलॉजिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशंस, यहाँ से सब मिला के अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस। ये सबका अगर आप इफ़ यू ऐड देम अप, तो 25 क्वेश्चंस यहाँ से भी इजीली मिल जाएंगे। माइंड यू, मैं टफ क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, इजी और मैक्सिमम मॉडरेट, ठीक है। 25 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। अभी तक हमने क्या देखा था, 25 फ्रॉम लैंग्वेज, 25 फ्रॉम हियर, 50 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। अमेजिंग। अब क्या बचता है, अब बचता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग जो है, इसकी इसके क्वेश्चन सिंपल है एक्चुअली। इसके क्वेश्चन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज़ सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज़ डायरेक्ट है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसके क्वेश्चंस थोड़े से, कई बार इनके आंसर्स जो हैं वो डिबेटेबल हो जाते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, सोर्सेस कोई बहुत क्लियर नहीं है, सोर्सेस आर नॉट दैट क्लियर। वही चैलेंज है इस सब्जेक्ट का, नहीं तो ये आई वुड से सबसे ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए टू बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक है, इफ़ यू रीड रेलिवेंट मटेरियल देन इट्स द इजीएस्ट। 18 to 20 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इसमें से 10 से 15 सवाल यहाँ पे बहुत हाई आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 to 15 क्वेश्चंस कैन इजीली बी सॉल्व विथ हाई एक्यूरेसी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आप क्या ही गलत कर लोगे, ठीक है। कुछ इंटरप्रिटेटिव होते हैं, तो उनको आप अवॉइड करो। एज वी टॉक्ड अर्लियर, चूज द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप क्वेश्चन देख लो, मैंने डाला है जस्ट फॉर रेफरेंस। डिसीजन मेकिंग बायस यहाँ पे पूछा है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिसीजन, एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रोल ऑफ अ लीडर, एटसेट्रा, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। हमने अभी तक क्या किया, हमने सिलेबस देखा, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद हमने ये देखा कि इसका रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस जब कवर कर लिया, तो हमने 3 पार्ट्स को भी कवर किया, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज का ज़्यादा रोल नहीं है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिक इज टू चूज द राइट क्वेश्चंस एंड अवॉइड lengthier ones or the difficult ones. बेस्ट वे सॉल्व करने का क्या है, आप 60 से 70 सवाल चूज करें, ठीक है, टोटल। एंड अगर आप उनको हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे, तो आपका काम बन जाएगा। आपको, आप पहले ही जब आप पेपर देखो, आप ये मान के चलो कि 30 to 35 क्वेश्चन तो मुझे करने ही नहीं है, देख के काट दो, अरे ये सही नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, हटाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास 30-35 क्वेश्चन का की बहुत अच्छी विंडो है, जहाँ पे मैं आराम से इग्नोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो क्वेश्चंस। वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल रहोगे, आप रिलैक्स रहोगे एग्जाम में। नहीं तो जब सेकंड शिफ्ट में GS2 का पेपर होता है, हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं बाय दैट टाइम, हम परेशान भी होते हैं कि अच्छा पेपर 1 कैसा हुआ, हम थके बांधे होते हैं, गर्मी का मौसम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस समय आपको काम रहना है, बहुत शांत दिमाग से पेपर देना है। तो वहाँ पे अगर आपको ये विंडो मिल जाए ना, कि 30 से 35 क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ मज़े में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपने क्वेश्चंस, आपने 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेट्स से 60, ठीक है। उसमें से अगर 70% एक्यूरेसी पे भी आप ऑपरेट कर रहे हो, 100% छोड़ दो,
उसमें भी आप, मैं कहती हूँ 70% पे कर रहे हो, क्वेश्चंस उसमें भी आप गलत कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप 42 करेक्ट करोगे, ठीक है, 18 इनकरेक्ट ना, इसके बावजूद भी आपके 72 मार्क्स आएंगे, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर, कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के भी आपको इतने बस क्वेश्चंस कर लेने हैं कि आपका नेट नेट 66 के ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज़ पे आते हैं। अब हमने जब पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी देख ली तो हम सोर्सेज पे आ जाते हैं। सोर्सेज, देखिए मेरा पर्सनली मानना है कि सोर्सेज का ज़्यादा रोल है नहीं इस पेपर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से होती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत कम टाइम में बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि इन जनरल जो हमारी इंग्लिश की नॉलेज है या हिंदी की मेजर नॉलेज है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एक बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन के लिए आप ये सोर्सेज रेफर कर लो। अप्रोच पे ज़्यादा फोकस रखना रादर दैन जस्ट रीडिंग एंड रटाफाइंग, ये यहाँ नहीं चलेगा। GS1 में मे बी, GS2 में नो। सोर्सेज में देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस देन दीज आर योर सोर्सेज। हिंदी में डॉक्टर हरदेव बारी की किताब आती है, मैंने उसकी फ़ोटो लगा दी आपके ईज़ के लिए, ये किताब आप ले सकते हैं, नहीं तो वासुदेव नंदन है उनकी भी आती है। देखिए ये किताब एनीवेज आपको जब आप मेंस के लिए पढ़ाई करेंगे, उसमें हिंदी का पेपर आता है, कंपलसरी होता है, मार्क्स जुड़ता है, तो एनीवेज आपको हिंदी की किताब लेनी पड़ेगी, तो यू माइट एज वेल बाय इट नाउ, अभी आप खरीद लें। एंड उसमें से आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपने देखा है, PYQ आप देख लेंगे एंड देन यू कैन रीड फ्रॉम हियर। नहीं भी पढ़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, अगर पढ़ना चाहते हो तो दिस इज फॉर यू, नहीं तो PYQs पे फोकस करो, यू विल बी गुड टू गो। इंग्लिश में एक एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर करके आती है, सिंपल है, NCERT पे बेस्ड है, इसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, कैट की स्पेशली, दे आर आउट देयर, वेरी गुड बुक्स, मगर मेरा हमेशा अप्रोच रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को टैकल करें, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, और उसमें कुछ ना समझ में आए तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अमेजिंग वीडियोस डाल रखे हैं, आप देखें, वहाँ से सीखें, ठीक है। तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के देखिएगा, थोड़ा वहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, पहले ही मेंशन किया था मैंने कि ये बहुत ही इसमें नोट्स की कमी है, सीरियस कमी है। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट ऑनेस्टली मैंने भी देखा, मुझे कुछ बहुत अच्छा वीडियो तो नहीं मिला, और नोट्स भी नहीं कायदे के। मैंने प्लान करा है कि मैं इसके नोट्स, बड़े भैया की टीम बनाएगी इस चीज़ को, वी विल होपफुली रिलीज इट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, बिकॉज वो वाला जो सेक्शन है वो आराम से उस टाइम पीरियड में टैकल हो सकता है। अभी के लिए आप बाकी सेक्शंस पे फोकस करें, स्पेशली ये वाला, एंड ये सारी चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास अच्छे सेट ऑफ नोट्स हैं तो आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा ये कवर करने में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो लेट अस वर्क ऑन दिस, एंड आप बाकी चीज़ों पे काम करो, एंड फिर इसको मिलके आराम से फिनिश कर लेंगे। सोर्सेज भी डिस्कस हो गई, अब आते हैं प्लान ऑफ एक्शन। मैंने यहाँ पे 1 मंथ स्ट्रैटेजी लिखी है, आप वो 1 मंथ कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वीक 1 से स्टार्ट करते हैं। वीक 1 में सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे CSAT की, आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, ठीक है। एंड उनको, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम से बैठ के 2 घंटे लगाना है, ऐसा मत करिए, आप आराम आराम से पार्ट्स में लगाइए, 25 क्वेश्चन एट अ टाइम, या जितने क्वेश्चन आपका मन करे। आइडिया ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मेनली आइडिया ये है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से। जब आप 3 साल के सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही पैटर्न्स नजर आने लगेंगे कि अच्छा ये टॉपिक कुछ ज़्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छा इस सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा मेरे से इस टाइप के तो हमेशा सही हो जा रहे हैं, इस टाइप के तो मुझसे हो ही नहीं रहे। तो ये तो मैं कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा किसी भी और चीज़ में, ठीक है। तो वीक 1 में टेक योर ओन स्वीट टाइम और इसको आप कवर करिए। वीक 2 पे आते हैं।
वीक 2 पे अब जब क्या किया आपने ये सब कुछ कर लिया, साढ़े 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स, आप और भी कर सकते हैं बट लेट अस लिमिट आवरसेल्व्स टू 3 फॉर नाउ। वीक 2 में आपने क्वांट और रीजनिंग उठाया। मैंने क्वांट और रीजनिंग सबसे पहले क्यों किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसी में होती है। हम लोग पढ़ते हैं, ये सब स्कूल में पढ़ा होता है, कॉलेज में ही पढ़ा होता है, बट भूल जाते हैं। तो इसमें जो मेजर काम है, हैवी लिफ्टिंग, वो आप कर लो क्वांट और रीजनिंग की। अपने 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स कर लो, 25 क्वेश्चंस इन वीक 2। बाय द एंड ऑफ वीक 2 यू शुड बी एबल टू ग्रैब दीज 25 क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए, यूट्यूब वीडियोस पे जाके ढूंढ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ से गेन कर लीजिए, एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर पता चला आपने एंड में आपको रिवाइज करना है, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने भी नहीं होते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो भी फार्मूलाज हैं आप उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीक 3 पे आते हैं। वीक 3 पे अब आपका क्वांट और रीजनिंग हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश में पर्टिकुलरली आई वुड से वो कॉन्स्टेंटली उसका काम चलते रहता है, मैं उसके लिए वीक्स अलॉट नहीं करूँगी यहाँ पे। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश को अपने पेस पे आप इफ़ यू आप अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें यहाँ पे। व्हेन यू विल डू दीज क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, उस हिसाब से चूज़ कर लीजिए। आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लीजिए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसको अम, उसको आप स्ट्रेंथ बनाइए अपनी। ठीक है, वीक 3 में आते हैं। वीक 3 में आप डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन को कवर करिए। इसके नोट्स तब तक मिल भी जाएंगे आपको, और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू और नोट्स को अपना बेस मान के इस चीज़ को पढ़ लीजिए। वीक 4 में बहुत प्रैक्टिस करिए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइम पीरियड में आप मॉक्स लगाइए। ठीक है, आप मॉक्स लगाइए, पीवाईक्यूज को दोबारा लगाइए, और सीसैट को सॉलिडिफाई करिए। ये सॉलिडिफिकेशन का टाइम है। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको आप रिवाइज करिए। यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज नोट किए थे, वो पढ़िए। यहाँ पे नोट्स हैं, उसको रिवाइज करिए। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पे आप वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एक महीने में आपका पूरा सी सेट कंफर्टेबली कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी सी सेट की स्ट्रैटेजी कवर होती है। हमने सिलेबस देखा, रेलेवेंस देखा, सोर्सेज देखे, पीवाईक्यूज के पैटर्न को समझने की कोशिश करी, अलग अलग सब्जेक्ट्स का हमने देखा कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड उनको तैयार करने का तरीका भी देखा प्लान ऑफ एक्शन के फॉर्म में। इस तरीके से हम समराइज करते हैं अपनी सी सेट की स्ट्रैटेजी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि बड़े भैया एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। ये बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट होंगे, और हम बहुत ही डेडिकेटेड टीम है जो हमारी 60 डे प्लान के जो मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वी हैव 70 पीपल इन दैट ग्रुप, एंड दे कैन वाउच फॉर अस। वो ये बता देंगे आपको कि हम बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं और हम बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं। हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त। ये 17th ऑफ अगस्त को स्टार्ट हो रही है। इसमें 5 सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, जो आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सबको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमारे फुल टेस्ट हैं जीएस टेस्ट 1, 2, 3, और उसी दिन आपका, जिस दिन हमारे फुल टेस्ट जीएस का है, उसी दिन सीसैट का भी है। सारे ही टेस्ट्स में आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस एडेड हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें, वो सब कवर्ड है। साथ ही में ये टेस्ट जो हैं ये लाइव होंगे। ये लाइव टेस्ट होंगे जूम या फिर गूगल मीट पे, एंड ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा। एक टाइम फिक्स होगा, आप आओगे, आपके साथ और भी लोग होंगे जो वहाँ पे टेस्ट दे रहे होंगे। ये चीज़ हम लैक करते हैं जब हम घर पे होते हैं, तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे टू गिव योर टेस्ट इन अ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली प्रॉम्प्ट भी किया जाएगा कि इतना टाइम बाकी है, ऐसे है। वील ट्राई टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट जो जो कि आपका एग्ज़ाम का एक्चुअली एनवायरनमेंट होता है, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले उस टेस्ट टेकिंग एक्सरसाइज से। ये सिर्फ 99 रुपीज़ में है। हमने ये प्राइस इसलिए रखा है ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें, एंड लिमिटेड टाइम ऑफर है,
ओरिजिनली 199 था, 50% डिस्काउंट पे फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र समझ लें, 15 अगस्त करीब है एंड 17 अगस्त से टेस्ट सीरीज़ है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, ये बहुत हाई क्वालिटी है एंड आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। हमारी टीम में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, लोग सेलेक्टेड हैं या जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही रिच है एंड उस एक्सपीरियंस का यूज़ करने के लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छा एवेन्यू है हमारी क्वालिटी को जानने के लिए। सो प्लीज़ जॉइन इट एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।